बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम ये देखेंगे कि लीगल तरीके से जो इनकम टैक्स की सेविंग है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, और इनकम टैक्स की सेविंग अल्टीमेटली एक्सपेंस सेविंग है, और किस तरीके से जो कॉस्ट ऑफ बिज़नेस है उसको हम सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो 153 है, और मेरी ये कोशिश है कि हम स्टेप बाय स्टेप जितने भी सेक्शंस हैं जहाँ पे हम कुछ टैक्स को बचा सकते हैं लीगल तरीके से, टेक्निकल तरीके से, अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए, यानी कि प्लानिंग करते हुए, वन बाय वन मैं कोशिश करूँगा कि ये सीरीज़ हम स्टार्ट करें। और इसके साथ जो एमसीक्यू कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी मैं सोच रहा हूँ कि हम उसके ऊपर भी कुछ डिस्कशन करें, ताकि जो हमारी चीज़ें हैं वो हमें याद रहें। और अगर कोई हम बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब पे हैं, या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी हों जो हमें फंडामेंटल चीज़ें हों जो हमें याद रहें। तो इस वजह से जो पहला टॉपिक आज का मैंने चूज़ किया है वो है सेक्शन 153 का। वो डील करता है पेमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट, कि जब भी हमने पेमेंट करनी है अपने वेंडर्स को, या तो गुड्स के अगेंस्ट करेंगे या सर्विस के अगेंस्ट करेंगे। यानी कि दो ही चीज़ें हैं, या टेंजिबल चीज़ें हो सकती हैं, फिजिकल चीज़ें हो सकती हैं, या वो इनटेंजिबल चीज़ें हो सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज। अब क्वेश्चन ये है कि कानून ये कहता है, मैं यहाँ पे अज्यूम ये करता हूँ कि जिसने भी पेमेंट करनी है वो सारे के सारे विद होल्डिंग एजेंट है। मैं अज्यूम करता हूँ कि सारे के सारे विद होल्डिंग एजेंट है। तो फॉर एग्जांपल आपने एक लेट्स से एक कंप्यूटर परचेज किया। कंप्यूटर की एग्जांपल लेते हैं। कंप्यूटर परचेज करने के लिए आप मार्केट गए और आपको कंप्यूटर की जो प्राइस मिली वो मिली 50,000। ठीक है। अब 50,000 जो मार्केट में आप जब पेमेंट करते हैं, तो वो चूँकि मार्केट में आप जनरल मार्केट में गए हैं किसी भी मार्केट में, तो वहाँ पे ना तो आप चेक दे सकते हैं और ना ही वो एक्सेप्ट करते हैं और ना ही उनका टैक्स डिडक्ट करते हैं। वो ये कहते हैं कि जी 50,000 रुपये का कंप्यूटर आप हमें इन द फॉर्म ऑफ कैश दे दें। या इवन कुछ लोग अगर चेक भी लेते हैं तो वो टैक्स की जो डिडक्शन होती है उसको अलाउ नहीं करते। वो ये कहते हैं हमने 50 लेना है, बाकी जितनी भी पेमेंट्स हैं, जो भी डिडक्शन है, आप खुद डिडक्ट करें। ठीक है। तो इस सूरत में कानून ये कहता है कि जब हमने फाइनल अकाउंट्स अपने बनाने हैं, अपनी रिटर्न फाइल करनी है, तो उस टाइम होता क्या है, हम लिखते हैं यहाँ पे सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल और ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्सपेंसेस। तो फॉर एग्जांपल हमारी जो सेल है वो है 5 लाख रुपए की, कॉस्ट है 4 लाख रुपए की, और जीपी है जी हमारा 1 लाख का, और एक्सपेंस है हम ये जूम करते हैं 50,000। ठीक है। तो ये हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट किया 50,000। अब ये जो एक्सपेंस है ये प्रॉफिट से माइनस हो रहा है। ठीक है, ये माइनस हो रहा है। तो कानून ये कहता है, रूल ये कहता है कि हर वो चीज़ जो प्रॉफिट से माइनस हो रही है उसके ऊपर एप्लीकेबल जो इनकम टैक्स है वो भी डिडक्ट होके जमा होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारे हमसे प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लेना है। तो अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो जो टैक्स है वो भी ज़्यादा होगा, अगर प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम होगा। तो इस वजह से जितनी भी चीज़ें, जो भी एक्सपेंसेस प्रॉफिट को माइनस कर रहे हैं, उसके ऊपर जो रूल बना दिया गया है वो क्या बना दिया गया है, विद होल्डिंग टैक्स का, कि आपने इसके ऊपर इनकम टैक्स डिडक्ट करना है और जमा करवाना है। तो अगर फॉर एग्जांपल 50,000 के ऊपर हमने टैक्स जमा करवाया हुआ है, तो हमें ये अलाउ होगा कि हम इस प्रॉफिट में से माइनस कर लें। तो अगर फॉर एग्जांपल हमें पता चलता है या हमने जमा ही नहीं करवाया, तो होगा क्या कि जो 50,000 रुपया आपने जिसके ऊपर टैक्स जमा नहीं करवाया उसको प्रॉफिट में दोबारा ऐड बैक कर दिया जाएगा। तो आपका जो दोबारा प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो 1 लाख होगा। इसको हम बोलते हैं इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस। ठीक है। तो अब इस लेक्चर में हमने 3-4 कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब मसला ये है कि मैं ये कहता हूँ कि जी मैंने कंप्यूटर परचेज़ किया, मैंने जनाब कुछ टी बैग परचेज़ कर लिए, मैंने कुछ ऑफिस के लिए शुगर परचेज़ कर लिया, और मैंने कुछ जो ऑफिस के स्टाफ था उसके लिए कुछ पार्टी अरेंज कर ली, स्मॉल पार्टी थी, या कोई भी रेस्टोरेंट पे आप चले गए। इस तरीके से और भी काफ़ी कुछ स्मॉल ऑफिस एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो ये करते करते मेरी जो अमाउंट बनती है वो साल के एंड पे अगर बन जाती है लेट्स से 5 मिलियन,
मतलब मेरी सेल ज़्यादा है तो मैं अज्यूम करता हूँ मेरी 5 मिलियन के ऐसे खर्चे हैं जिसके ऊपर मैंने टैक्स जमा नहीं करवाया। तो अब क्वेश्चन ये है कि जी ये चीज़ें जब टी बैग मैं मार्केट से लेने जाता हूँ तो भी मैं एक जनरल मार्केट से लेता हूँ, उनको भी टैक्स का पता नहीं है, शुगर का भी नहीं पता, कोई अगर मैं मार्केट में खाना खाने के लिए जाता हूँ तो उनको भी पूरे पैसे देता हूँ। तो इस केस में मेरे लिए क्या सोल्यूशन है कि मैं अपना एक्सपेंस भी बचा लूँ, यानी कि अपना एक्सपेंस को भी प्रॉफिट से माइनस कर लूँ, और उसके बाद जो मेरी जो मेरा प्रॉफिट है वो भी रिड्यूस हो जाए और मुझे एज ए लीगल तरीके से ये जो एक्सपेंस है अलाउ कर दिया जाए। तो इसके लिए आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि गुड्स और सर्विसेज दो चीज़ें हैं। सेक्शन मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमने एग्जांपल स्टडी कर लिया, यहाँ से इसको रिमूव करके मैं दोबारा करता हूँ। अच्छा, गुड्स और सर्विसेज के केस में कानून ने दो चीज़ें सेक्शन 153 में बताई हैं कि जी अगर गुड्स हैं और वो 75,000 की लिमिट लग गई है, 75,000 तक या इससे लेस देन, अगर आप सिंगल वेंडर से परचेज करते हैं, सिंगल वेंडर से मुराद क्या है कि मिस्टर ए से आपने कंप्यूटर परचेज किया और उसकी कीमत थी 70,000, और पूरे साल में यानी कि एक वन टैक्स ईयर में आपने सिर्फ मिस्टर ए से एक ही इनवाइस करवाई है, तो इसके ऊपर जो टैक्स है वो नहीं है, ये कंसीडर किया जाएगा बीटीएल। बीटीएल स्टैंड फॉर बिलो टैक्सीबल लिमिट। इसी तरीके से अगर आपने कोई शुगर परचेज की है और एक वेंडर से मिस्टर बी से परचेज कर रहे हैं और उसकी कीमत पूरे साल में 50,000 है, तो इसके ऊपर भी टैक्स नहीं होगा, ये भी स्टैंड होगा बीटीएल। इसका मतलब ये हुआ कि गुड्स के केस में 75,000 तक या उससे कम कम अगर आपने सिंगल वेंडर में एक साल से इनवाइस ली है तो एज पर रूल हम उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे। ये रूल को दिया गया है कि इसलिए दिया गया है कि जो छोटे छोटे पैटी एक्सपेंसेस हैं उसके ऊपर चूँकि हम टैक्स जमा नहीं करवाते, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब डिज़ाइन की गई हैं, बनाई गई हैं, तो उनके साथ जो एक्चुअल सिचुएशन है, ग्राउंड रियलिटी है, उसको भी स्टडी किया जाता है। तो ये एक्सेप्टेबल लिमिट तक ये रूल बना दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने कैसे मैनेज करना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर लिया मिस्टर ए से और उसके बाद मुझे एक दोबारा कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ी, और मैं अब क्या करूँगा, मिस्टर बी के पास जाऊँगा या सी के पास जाऊँगा, और हो सकता है उस कंप्यूटर की वैल्यू 72,000 हो। तो अगर एक पूरे साल में एक कंप्यूटर के जो एक्सपेंस का लेजर होगा तो उसमें 70,000 का मैंने पहले एक कंप्यूटर लिया और 72,000 का दोबारा कंप्यूटर लिया, तो इन दोनों के ऊपर मैंने टैक्स नहीं जमा करवाया। एविडेंस के लिए मेरे पास इसकी इनवाइस मिस्टर ए के नाम पे है, इसकी इनवाइस मिस्टर बी की है, मतलब ये जो मैंने इनवाइस ली है ये मिस्टर ए से ली है और ये मिस्टर बी की है। तो इसका मतलब ये हुआ जब कल को मुझे कोई नोटिस आता है कि आपने टैक्स जमा नहीं करवाया, तो मैं इस डॉक्यूमेंट और एविडेंस के साथ अंडर सेक्शन 153 इस रूल के मुताबिक इस सब को डिक्लेयर करूंगा ये क्या है, बीटीएल है। तो ये एक लीगल तरीका है जिसके मुताबिक हम जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है वो सेव कर सकते हैं। अब जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस या एक्सपेंसेस है इनकम टैक्स की फॉर्म में, जो मैंने बात क्यों की थी, अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में आप गए और मार्केट में जो कंप्यूटर वाला था उसने कहा जी मैंने आपसे 70,000 लेना है। अब आपको पता चला जी ये बंदा जो है नॉन फाइलर है या टैक्स देना नहीं चाहता, तो गुड्स के केस में मैंने अगर नॉन फाइलर है तो मैंने टैक्स पे करना है 9%। नॉर्मल जो रेट है कितना है 4.5%, ये चूंकि नॉन फाइलर है तो इसका रेट कितना हो जाएगा 9%। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं 70,000 को, ये जो 70,000 है इसको डिवाइड करूँगा कितने पे, डिवाइड कर दूंगा 91% से या 91 से, और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। तो मेरे पास जो एक वैल्यू आएगी वो हो सकता है 70 कुछ 6,000 के करीब हो। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं रेट अप्लाई करूंगा, लेट से 9%, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, अमाउंट आप एक्चुअल कैलकुलेट कर लीजिएगा। 9% लेता हूँ तो मेरे पास जो नेट अमाउंट आएगी वो आएगी 70,000। ठीक है, तो उस मिस्टर ए को तो 70,000 चाहिए, तो मेरा एक्सपेंस जो कि मैंने यहाँ पे 70,000 शो किया है वो अगर मैं टैक्स के साथ पे करूँगा तो कितना हो जाएगा 76,000। ठीक है, तो मैं अज्यूम करता हूँ 5 मिलियन मेरा एनुअल एक्सपेंस है, तो 5 मिलियन के ऊपर अगर आप 9% भी एवरेज लेंगे तो वो तकरीबन जो एक फिगर आएगी वो 4,50,000 के करीब या 5 लाख के करीब जो फिगर आती है वो आपका एक्सपेंस ज़्यादा होगा।
ये छोटी सी एग्जांपल है, जब बिजनेस एक्चुअल में हो रहा होता है या बड़ी कंपनीज हैं या बड़े सेटअप में ये अमाउंट बहुत बड़ी बन जाती है। तो ये बेसिकली एक टैक्स प्लानिंग है, जो अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं तो आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बिजनेस में हैं तो इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें किसके मुताबिक हैं, रूल के मुताबिक हैं। तो इस तरीके से हम जो टैक्स की सेविंग है वो कर सकते हैं। ये आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर रूल का हमें पता है तो उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाना चाहिए, उसको मैनेज किया जाना चाहिए। और डेली बेस पे इस तरह की चीज़ें हैं बिजनेस में मैनेज की जाती हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, अगर आप सर्विसेज के केस में हैं तो ये जो लिमिट हमने 75,000 की डिस्कस की है, ये सर्विस के केस में जो लिमिट होगी ये कितनी हो जाएगी, 30,000। रूल सबका सेम है कि साल में 30,000 या इससे लेस देन अगर आपने किसी सिंगल वेंडर से कोई सर्विसेज ली हैं तो उसके ऊपर टैक्स नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है यहाँ पे, सप्लाई के केस में 75,000 है, सर्विस के केस में 30,000 है। बाकी रूल सारा सेम है जो भी हमने स्टडी किया है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो सीरीज़ हम स्टार्ट अभी कर रहे हैं कि किस किस सेक्शन में हम किस तरीके से डील करके प्लान करके उसकी जो सेविंग कर सकते हैं, उसका ये पहला टॉपिक मैंने पहला लेक्चर एक पकड़ा है 153 का। तो इसको इम्प्लीमेंट करने से आपकी जो पैटी एक्सपेंसेस हैं, रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। जब फ्यूचर में कोई 44(4) का रूल का नोटिस आता है, 44(4) का नोटिस आता है, 161 का आता है, या कोई भी नोटिस आता है, तो आपने इस रूल के मुताबिक उसको बीटीएल कंसीडर करना है, लेकिन प्रोवाइडेड कि आपके जो डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है, वो सपोर्टिंग होने चाहिए। अब उसके लिए आपको डे वन से प्लान करना है कि हाउ टू सेव द टैक्स अकॉर्डिंग टू विद इन द रूल्स ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।